हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। चलिए देखते हैं फीस बिल्डिंग 2024 के लिए डेली क्यूज और आर्टिकल। तो चलिए पहले आर्टिकल देखेंगे, फिर क्यूज देखेंगे। तो जो हमारे चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले ताकि आपको नोटिफिकेशन जो है मिलता रहे। ठीक है, तो आइए देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन। प्रसार भारती प्रसारण और प्रसार के लिए साझा दृश्य श्रव्य करा। केंद्रीय सूचना और प्रसारण मंत्री ने प्रसार भारती प्रसारण और प्रसार के लिए साझा दृश्य श्रव्य का शुभारंभ किया, जो प्रसार भारती की एक संचार साझाकरण सेवा है जिसका उद्देश्य भारत में संचार प्रसार में बदलाव लाना है। पीबी शब्द SHABD व्यापक नेटवर्क की कमी वाले छोटे समाचार संगठनों के लिए समाचार सामग्री के एकल बिंदु स्रोत के रूप में कार्य करेगा। कर शब्द सेवा को पहले वर्ष के लिए निःशुल्क प्रदान करने का प्रावधान है। कर इस दौरान मंत्री ने दूरदर्शन समाचार और आकाशवाणी समाचार के लिए संशोधित प्लेटफॉर्म और अपडेटेड न्यूज ऑन द एयर वाइलैप पर प्रकाश डाला। संचार तक पहुंच को लोकतांत्रिक बनाने तथा मीडिया उद्योग के भीतर सहयोग को बढ़ावा देने में उनकी भूमिका पर बल दिया। कर प्रसार भारती भारत की सबसे बड़ी सार्वजनिक प्रसारण एजेंसी है। यह प्रसार भारती अधिनियम 1997 द्वारा स्थापित एक वैधानिक स्वायत्त निकाय है। कर प्रसार भारती निगम का मुख्य उद्देश्य लोगों को शिक्षित करने के साथ मनोरंजन हेतु दूरदर्शन और आकाशवाणी को स्वायत्तता प्रदान करना है। समुद्री सुरक्षा बिल्ड 2024 क्या है ये देखेंगे। कर ईरान, रूस एवं चीन, ठीक है, यहाँ पे ये तीनों देश द्वारा ओमान की खाड़ी में, ये भी ध्यान देना है, संयुक्त नौसैनिक अभ्यास शुरू किया गया। इस ड्रिल को समुद्री सुरक्षा बिल्ड 2024 कहा गया। कर इस अभ्यास में युद्धपोत और विमानन को शामिल किया गया। वर्ष 2019 के बाद से उनका चौथा संयुक्त सैन्य अभ्यास है। कर अभ्यास के दौरान पाकिस्तान, कजाकिस्तान, अजरबैजान, ओमान, भारत तथा दक्षिण अफ्रीका की नौसेना प्रतिनिधि पर्यवेक्षक के रूप में कार्य कर रहे हैं। कर ओमान की खाड़ी अरब सागर का पश्चिमी विस्तार है। साथ ही ईरान, ओमान एवं संयुक्त अरब अमीरात देशों के बीच मध्य पूर्व में स्थित है। करैया खाड़ी अरब सागर को हॉर्मुज जलडमरू मध्य से जोड़ती है, जो फारस की खाड़ी में गिरती है। ओमान की खाड़ी की सीमा उत्तर में पाकिस्तान एवं ईरान, पश्चिम में संयुक्त अरब अमीरात से तथा दक्षिण में ओमान से लगती है। आइए देखते हैं वोकल फॉर लोकल पहल। कर हाल ही में नीति आयोग, नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया ने अपने आकांक्षी ब्लॉक कार्यक्रम के तहत वोकल फॉर लोकल पहल शुरू की है। और पहल का उद्देश्य आकांक्षा के माध्यम से स्वदेशी उत्पादों का प्रदर्शन करके सतत विकास को बढ़ावा देना है। कर GM पोर्टल पर एक समर्पित विंडो स्थानीय उत्पादों के लिए ई-कॉमर्स की सुविधा प्रदान करती है। कर इस पहल के एक भाग के रूप में 500 आकांक्षी ब्लॉकों के स्वदेशी स्थानीय उत्पादों को आकांक्षा के तहत मैप और समेकित किया गया है। कर नीति आयोग के CEO ने जिला कलेक्टरों और ब्लॉक स्तरीय अधिकारियों से आकांक्षी ब्लॉक में सूक्ष्म उद्यमों के सतत विकास को सुविधाजनक बनाने के लिए सरकारी ई-मार्केटप्लेस तथा ओपन नेटवर्क पर डिजिटल कॉमर्स जैसे भागीदारों के साथ सहयोग करने का आग्रह किया है। कर आकांक्षी ब्लॉक कार्यक्रम केंद्रीय बजट 2022-23 में घोषित एक विकास पहल है। इसका उद्देश्य भारत के सबसे अविकसित क्षेत्रों में सामाजिक और आर्थिक उन्नति के लिए दिशा, मार्गदर्शन तथा समर्थन प्रदान करना एवं आबादी के वंचित वर्गों के लिए विकास लाभों को निर्देशित करना है। ग्रामीण डिजिटल सशक्तिकरण देखते हैं। कर दूरसंचार विभाग के तहत सार्वभौमिक सेवा दायित्व निधि यूनिवर्सल सर्विस ऑब्लिगेशन फंड ने ग्रामीण भारत में डिजिटल सेवाओं की पहुंच को लोकतांत्रिक बनाने के लिए प्रसार भारती और ओपन नेटवर्क फॉर डिजिटल कॉमर्स के साथ एक त्रिपक्षीय समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। कर त्रिपक्षीय MOU का उद्देश्य USOAF के तहत भारत नेट बुनियादी ढांचे का लाभ उठाते हुए देश भर में सस्ती और सुलभ डिजिटल सेवाओं का विस्तार करना है। ठीक है, ग्राम पंचायतों और गांवों में हाई स्पीड ब्रॉडबैंड प्रदान करने में USOF की भूमिका प्रसार भारती के OTT प्लेटफॉर्म के पूरक होगी, जो लीनियर चैनल, लाइव TV और
ऑन डिमांड सामग्री प्रस्तुत करेगा। प्रसार भारती अपनी व्यापक विरासत, उपभोक्ता पहुंच और ब्रांड पहचान का उपयोग करते हुए अपने OTT प्लेटफॉर्म के लिए सामग्री तैयार करेगा। ONDC विभिन्न क्षेत्रों में डिजिटल कॉमर्स को सक्षम करने के लिए तकनीकी विशेषज्ञता और बुनियादी ढांचे में योगदान देगा, जिसमें ई-कॉमर्स से आगे बढ़कर शिक्षा, स्वास्थ्य, वित्त और कृषि को शामिल किया जाएगा। आइए देखते हैं पोवितोरा वन्यजीव अभ्यारण्य। कह रहा है चर्चा में क्यों है, तो सुप्रीम कोर्ट ने 13 मार्च को पोवितोरा वन्यजीव अभ्यारण्य का गठन करने वाली लगभग 26 वर्ष पुरानी अधिसूचना को वापस लेने के असम सरकार के निर्णय पर रोक लगा दी है। कह रहा है क्या है मामला, तो 17 मार्च 1998 को पोवितोरा वन्यजीव अभ्यारण्य को अधिसूचित किया गया था। हाल ही में असम सरकार ने राज्य वन विभाग द्वारा इस अधिसूचना को वापस ले लिया था। राज्य वन विभाग के अनुसार वर्ष 1998 में अधिसूचना राजस्व विभाग और मुख्यमंत्री से परामर्श किए बिना वन विभाग द्वारा एक तरफा जारी की गई थी, ऐसा बात चल रहा है। आगे देखते हैं। अभ्यारण्य की घोषणा थेंगा भंगा, मुरकट्टा और मायोंग सहित क्षेत्र के गांवों में रहने वाले लोगों के अधिकारों का निपटान किए बिना की गई थी। सुप्रीम कोर्ट ने अपने निर्णय में कहा कि राष्ट्रीय वन्यजीव बोर्ड की अनुमति के बिना यह अधिसूचना वापस नहीं ली जा सकती है। राज्य को अगली सुनवाई तक विस्तृत जवाबी हल्फनामा दाखिल करने को कहा गया है। पोवितोरा वन्यजीव अभ्यारण्य तो यह असम राज्य के मोरीगांव जिले में स्थित है। ठीक है, तो एक आपका ये भी है कि पोवितोरा वन्यजीव अभ्यारण्य यदि पूछ दिया जाए तो असम जरूर याद रखना है। जो गुवाहाटी से 48 किलोमीटर दूर है। इस अभ्यारण्य में राज मायोंग रिजर्व फॉरेस्ट और पोवितोरा रिजर्व फॉरेस्ट शामिल है। राज मायोंग की पहाड़ियाँ तेंदुआ, कैप्ड लंगूर, शाही पेंगोलिन आदि की प्रजातियों का आश्रय स्थल है। पोवितोरा के घास के मैदानों में एक सींग वाले गंडे, जंगली जल भैंस, मॉनिटर, छिपकली, जंगली सुअर आदि पाए जाते हैं। यह देश में एक सींग वाले गंडे की आबादी के लिए भी जाना जाता है। चलिए वन्यजीव अभ्यारण्य के बारे में थोड़ा देखते हैं। यह ऐसे क्षेत्र हैं जहां विभिन्न पक्षियों और जानवरों की प्रजातियां बिना किसी भय के रह सके। यह पक्षियों और जानवरों की शिकार और तस्करी जैसी अवैध गतिविधियों से बचाकर उनके प्राकृतिक आवास में सुरक्षित रखे जाने का क्षेत्र होता है। उद्देश्य क्या है, पशु पक्षी या वन संपदा को संरक्षित करना, उसका विकास करना, शिक्षा तथा अनुसंधान के क्षेत्र में उसकी मदद लेना। राष्ट्रीय वन्यजीव डेटाबेस नवंबर 2023 के अनुसार, चलिए ये 3 पॉइंट है। ठीक है, अनुसार भारत में वर्तमान 573 वन्यजीव अभ्यारण्य हैं। इनका कुल क्षेत्रफल जो है 1,23,758.56 किलोमीटर स्क्वायर है। ठीक है, भूमि का क्षेत्र यदि कहा जाए तो 3.76% ये है। क्या है कि वन्यजीव अभ्यारण्य अधिसूचित करने की प्रक्रिया। वन्यजीव जीवन संरक्षण अधिनियम 1972 राज्य सरकार को विशिष्ट क्षेत्रों को वन्यजीव अभ्यारण्य के रूप में घोषित करने का अधिकार देता है। नहीं, राज्य सरकार घोषित कर सकता है। ठीक है, राज्य सरकार एक अधिसूचना जारी कर किसी क्षेत्र को वन्यजीव अभ्यारण्य घोषित कर सकती है। वन भूमि अभ्यारण्य क्षेत्र घोषित करने से पहले वन्यजीव बोर्ड की अनुमति आवश्यक होती है। यदि इस क्षेत्र में कहीं जलीय पारितंत्र है तो उसके लिए भी भारतीय जलीय जीव संरक्षण बोर्ड से अनुमति आवश्यक होती है। वन्यजीव अभ्यारण्य के रूप में नामित होने के बाद राष्ट्रीय वन्यजीव बोर्ड की मंजूरी के बिना वन्यजीव अभ्यारण्य में सीमाओं में कोई परिवर्तन नहीं किया जा सकता है। क्या है, गोरसम कोरा महोत्सव भारत भूटान मित्रता का प्रतीक। संदर्भ, भारत और भूटान की अस्थायी दोस्ती का प्रतीक और पूर्वोत्तर भारत की सांस्कृतिक समृद्धि को प्रदर्शित करने वाले गोरसम कोरा महोत्सव का आयोजन 7 मार्च से 10 मार्च 2024 तक अरुणाचल प्रदेश में किया गया। मुख्य बिंदु, इस महोत्सव को अरुणाचल प्रदेश के तवांग जिले के जेमीथांग में आयोजित किया गया। इस 4 दिवसीय महोत्सव में बौद्ध भिक्षुओं द्वारा गोरसम चार्टेन में मंत्रों का जाप और पारंपरिक बौद्ध अनुष्ठानों का आयोजन किया गया। उत्सव की शुरुआत थंगसे रिंगपोकचे के नेतृत्व में मंगलचारण के साथ हुई। इसके बाद पवित्र वृक्ष खिनजेमानी की प्रार्थना की गई। ऐसा माना जाता है कि इस वृक्ष को 14वें दलाई लामा ने लगाया था। गोरसम कोरा महोत्सव के बारे में देखेंगे तो गोरसम कोरा महोत्सव प्रतिवर्ष चंद्र कैलेंडर के पहले महीने के आखिरी दिन मनाया जाता है।
करे इसका आयोजन जेमिथांग के स्थानीय समुदाय द्वारा नागरिक अधिकारियों और भारतीय सेना के सहयोग से किया जाता है। इसमें बड़ी संख्या में भूटानी नागरिकों सहित हजारों श्रद्धालु शामिल होते हैं। करे यह त्यौहार भारत और भूटान के बीच दोस्ती का प्रतीक है। करे इस दौरान सांस्कृतिक प्रदर्शन और पारंपरिक बौद्ध अनुष्ठान किए जाते हैं। चलिए इधर देखते हैं पृष्ठभूमि। गोरसम कोरा महोत्सव का आयोजन गोरसम चार्टेन में आयोजित किया जाता है। गोरसम चार्टेन 13वीं शताब्दी के स्थानीय भिक्षु लामा प्रधान द्वारा निर्मित 93 फुट ऊंचा स्तूप है। करगिया जेमिथांग घाटी तवांग जिले में न्यानमजंग चू नदी के किनारे स्थित है। करैया स्तूप नेपाल के बैद्यनाथ स्तूप को स्थापत्य शैली से प्रभावित है। वर्ष 1959 में तिब्बत से पलायन कर 14वें दलाई लामा ने जेमिथांग घाटी को अपनी शरणस्थली बनाई थी। महत्व क्या है? यह उत्सव पूर्वोत्तर क्षेत्र में सामुदायिक जुड़ाव और पर्यटन को बढ़ावा देता है। जेमिथांग घाटी केंद्र सरकार के वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम का भी हिस्सा है। ये ध्यान देना है। कर इस प्रोग्राम को देश धार्मिक, सांस्कृतिक और पर्यावरण पर ध्यान देने के साथ साथ इस क्षेत्र के एक प्रमुख पर्यटन स्थल के रूप में विकसित करना है। कर यह त्यौहार व्यापार के लिए एक मंच के रूप में काम करता है। होमस्टे के निर्माण और गोम्पा और संग्रहालय सहित पर्यटक बुनियादी ढांचे के विकास से इस क्षेत्र में रोजगार उत्पन्न होते हैं। इस क्षेत्र के आर्थिक विकास में सहयोग ही होता है। सरकार द्वारा फार्मास्यूटिकल कंपनियों के लिए मार्केटिंग कोड जारी हुआ है। थोड़ा इसके बारे में देखेंगे। कर संदर्भ हाल ही में फार्मास्यूटिकल विभाग ने फार्मास्यूटिकल कंपनियों के लिए यूनिफॉर्म कोड फॉर फार्मास्यूटिकल्स मार्केटिंग प्रैक्टिसेस 2024 जारी किया है। UCPMP दिशा निर्देश। कर दवा कंपनियां मार्केटिंग के लिए किसी भी डॉक्टर को ना तो कोई सामान गिफ्ट करेगी, न ही उन्हें पैसे या किसी अन्य वस्तु का प्रलोभन देगी। कर किसी भी दवा कंपनियों द्वारा डॉक्टर या उनके परिवार के सदस्यों को किसी सम्मेलन, संगोष्ठी या कार्यशाला इत्यादि में भाग लेने के लिए देश के बाहर यात्रा सुविधा नहीं प्रदान की जाएगी। कर इसमें रेल, हवाई, जलपोत या क्रूज के टिकट या पैड वैकेशन शामिल है। कर यदि कोई डॉक्टर किसी वर्कशॉप या सेमिनार में पहले से ही बकता है तो उसे इससे छूट दी जा सकती है। कर कंपनियां जिन डॉक्टरों को फ्री सैंपल देगी उसका पूरा रिकॉर्ड रखेगी। कंपनियां अपनी सालाना घरेलू बिक्री का 2% से ज़्यादा फ्री सैंपल के रूप में बांट नहीं सकती है। ऐसे लोगों को मुफ्त सैंपल की आपूर्ति करने पर भी रोक लगाई जाएगी जो ऐसे उत्पादों यानी दवाओं की सलाह देने योग्य नहीं है। कर दवाओं का प्रमोशन उसकी विपणन मंजूरी की शर्तों के मुताबिक होनी चाहिए। विपणन मंजूरी मिलने से पहले दवा का प्रमोशन नहीं किया जाना चाहिए। कर प्रत्येक वित्तीय वर्ष के समाप्त होने के 2 महीने के भीतर फार्मा कंपनी के एग्जीक्यूटिव द्वारा फार्मा एसोसिएशन को इसके बारे में सेल्फ डिक्लेरेशन दी जानी चाहिए। कर फार्मा एसोसिएशन द्वारा इस डिक्लेरेशन को एसोसिएशन की वेबसाइट या फिर सीधे UCPMP पोर्टल पर अपलोड किया जाएगा। कर UCPMP 2024 के दिशा निर्देशों का पालन करने के लिए सभी दवा कंपनियों के मुख्य कार्यकारी अधिकारी जिम्मेदार होंगे। कर इसका उल्लंघन करने पर दवा कंपनियों पर फार्मा एसोसिएशन द्वारा कठोर कार्रवाई की जाएगी। तो देखते हैं आगे UCMP दिशा निर्देशों का कार्यान्वयन। कर फार्मास्यूटिकल विभाग ने अधिसूचना में संहिता के क्रियान्वयन के लिए निम्नलिखित आवश्यक कदम उठाने को कहा है। कर सभी फार्मा एसोसिएशन को एथिक्स कमेटी फॉर फार्मास्यूटिकल्स मार्केटिंग प्रैक्टिस का गठन करना होगा। फार्मा एसोसिएशन को अपनी वेबसाइट पर UCP पोर्टल बनाना होगा। UCPMP के दिशा निर्देशों के कार्यान्वयन के लिए फार्मा एसोसिएशन को आवश्यक कदम उठाना होगा। महत्व। दवा कंपनियां अपने उत्पादों की मार्केटिंग पर बहुत पैसा खर्च करती है। कंपनियां डॉक्टरों को विभिन्न प्रकार के प्रलोभन देती है। सम्मेलनों और कार्यशालाओं के नाम पर डॉक्टरों को विदेश ले जाना, उन्हें उपहार देना, दवा की फ्री सैंपल देना। कर इन कार्यों से दवा की लागत बढ़ जाती है। अंतिम रूप से सभी खर्चों का दबाव दवाओं और चिकित्सा उपकरणों की उच्च लागत के रूप में बीमार व्यक्ति पर पड़ता है। कर सामान्य जनता के लिए UCPMP के दिशा निर्देश बेहतर है। अब देखते हैं स्काई ग्लो क्या है। कर यह प्रकाश प्रदूषण का एक रूप है जिसमें कृत्रिम प्रकाश के कारण रात्रि के समय आकाश अत्यधिक चमकीला हो जाता है। कर शहरों में स्काई ग्लो को आसानी से देखा जा सकता है। यह रात्रिचर जीवों के साथ साथ रात्रि में विश्राम करने वाले जीवों के लिए समस्या का कारण बनता है स्काई ग्लो। अब देखेंगे क्यूज। थोड़ा आज खड़खड़ाहट की आवाज़ है, हो सकता है वीडियो अच्छा ना बने, उससे कोई मतलब नहीं है, कुछ भी तो दिख रहा। कर वन्यजीव अभ्यारण्य के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा से सही है।
करा राज्य सरकारों को वन्यजीव अभ्यारण्य घोषित करने का अधिकार है, ये हमने देखा था। ठीक है, यहाँ पे दूसरा दे दीजिए, नंबर छूट गया ना। कर अभ्यारण्य क्षेत्र घोषित करने से पूर्व वन्यजीव बोर्ड की अनुमति आवश्यक होती है, तो ये भी सही था। तो दोनों सही, इसलिए ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। क्या है यहाँ पे देखते हैं कि खिंजवानी के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह अरुणाचल प्रदेश में स्थित बौद्धों का एक पवित्र वृक्ष है। इस वृक्ष को 14वें दलाई लामा ने लगवाया था, तो ये दोनों भी सही था, इसलिए ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। हाल ही में फार्मास्यूटिकल विभाग द्वारा फार्मास्यूटिकल कंपनियों के लिए जारी यूनिफॉर्म कोड फॉर फार्मास्यूटिकल्स मार्केटिंग प्रैक्टिस, जिसको UCPMP शॉर्टकट में बोलेंगे, 2024 के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। करा दवा कंपनी द्वारा डॉक्टरों को किसी सम्मेलन, संगोष्ठी या कार्यशाला इत्यादि में भाग लेने के लिए देश में या देश के बाहर यात्रा सुविधा नहीं प्रदान की जाएगी। यदि कोई डॉक्टर किसी वर्कशॉप या सेमिनार में पहले से ही बकता है तो उसे इससे छूट दी जा सकती है। तो ये दोनों सही था, ऑप्शन सी यहाँ भी करेक्ट होगा। चलिए आगे देखते हैं। समुद्री सुरक्षा बेड़ 2024 लिखित में किन देशों ने भाग लिया? ईरान, रूस, यूक्रेन, चीन, इराक। हमने पढ़ा था कि उसमें ईरान था, रूस था, चीन था। यूक्रेन और इराक की बात नहीं किया गया था। ठीक है, तो केवल 3 सही है। अच्छा, ऑप्शन सी भी नहीं है, ऑप्शन बी में। ठीक है, केवल 3 सही था, तो ऑप्शन बी। चलिए इसको देखते हैं। वोकल फॉर लोकल पहल की शुरुआत किसने की थी? तो सिंपल सा है, नीति आयोग ने शुरू किया था। ठीक है, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। अब ये दो आपको बताना है। वन नेशन वन इलेक्शन पर बनी समिति ने अपनी रिपोर्ट सौंप दी है। इस समिति के अध्यक्ष कौन हैं? ठीक है, तो यहाँ पे रघुराम राजन, रामनाथ कोविंद, सौम्या स्वामीनाथन और उर्जित पटेल। तो इसमें आंसर जो भी है कमेंट में बता सकते हैं। फिर इधर है कि हाल ही में भारतीय नौसेना द्वारा कौन से युद्धपोत को कोलकाता में लॉन्च किया गया था? यहाँ पे 3 नाम हैं, INS एंड्रोथ, INS अक्षय और INS एग्रे। ठीक है, अग्रे। तो हाल फिलहाल में जो लॉन्च किया है ये बताना है, बाकी उसी श्रेणी का हो सकता है। तो ठीक है, तो चलिए आज भर के लिए इतना ही रहने देते हैं। मिलते हैं अगले दिन फिर इसी प्रकार के आर्टिकल्स और क्विज के साथ। तब तक हमारे चैनल पर बने रहे, वीडियो को देखते रहे। धन्यवाद।